हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 7th लेक्चर और सरफेस टेंशन का 3rd लेक्चर। इसके पहले मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के 5th और 6th लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए, मतलब सरफेस टेंशन का 1st और 2nd लेक्चर। उसमें मैंने सेकंड लेक्चर में शेप ऑफ मेनिस्कस भी मैंने डिस्कस किया हुआ, और फर्स्ट लेक्चर में रिगार्डिंग सरफेस टेंशन और उससे रिलेटेड जो डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मॉलिक्यूलर थ्योरी काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम देखेंगे शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। ओके, सो इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी करिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हमारा शेप ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप ऑन अ सॉलिड सरफेस। ओके, डायग्राम में थोड़ा बहुत से सब लिखना था इसलिए मैंने पहले से बना दिया। ओके, क्या होता है अगर आप किसी सॉलिड सरफेस पे अगर आप लिक्विड ड्रॉप गिराओ तो दो चीजें होंगी। या तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है, अगर आपने इसके ऊपर लिक्विड ड्रॉप गिराया, या तो ऐसे वो स्प्रेड हो जाएगा या तो ऐसे वो बबल का फॉर्म ले लेगा, ऐसा कुछ। तो ये कब होगा, ये कब होगा, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका लिक्विड है, या फिर उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा है। ये शेप कब लेगा और ये शेप कब लेगा, ये डिपेंड करता है कि वो लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा है। और दूसरी बात डिपेंड करती है हाउ मच इज द एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये सॉलिड सरफेस है और ये लिक्विड सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है। ये भी लिक्विड है और ये सॉलिड है, दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है। ओके, सो कब मेरा ये जो वाटर ड्रॉप है वो स्प्रेड हो जाएगा और कब ये मेरा बबल का फॉर्म या फिर ड्रॉपलेट का फॉर्म ले लेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ वाटर के सरफेस टेंशन पे, किस टाइप का लिक्विड है उसके सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ओके, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है सरफेस टेंशन का 2nd लेक्चर और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 6th लेक्चर। आप जाइए देख लीजिए, उसमें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो लेट्स से एक मेरा सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉप डाला हुआ। ओके, तो लेट्स से T1 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द लिक्विड सॉलिड सरफेस। ये लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में एक सरफेस टेंशन है। ओके, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मैंने एरो का डायरेक्शन यहाँ पे क्यों रखा है, अंदर क्यों नहीं रखा। सो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये डायरेक्शन है। एंड व्हाट इज T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट द एयर एंड सॉलिड सरफेस। ये मेरा एयर और ये सॉलिड सरफेस, तो सरफेस टेंशन का डायरेक्शन यहाँ पे वही सरफेस टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। एंड T3 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इन एयर एंड लिक्विड सरफेस। ये मेरा T3 एयर और लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है। ओके, तो आइए सबसे पहले ये क्या करते हैं, T1 और T2 तो समझ में आता है, दे आर इन एक्स डायरेक्शन। सो T3 मेरा जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे। ओके, तो इसको अगर मैं दो पार्ट में से रिजॉल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, इफ दिस इज थीटा सो दिस इज आल्सो थीटा, सो दिस विल बी T3 cos थीटा, है ना, cos थीटा एडजेसेंट, और ये क्या होगा मेरा T3 sin थीटा। अगर आप देख सकते हैं तो T3 मेरा किसी काम का नहीं है, T1 T2 दे ऑल आर इन एक्स डायरेक्शन अपोजिट में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में, और T3 वाई डायरेक्शन में, इसका मुझे कुछ काम नहीं है। तो अगर मैं इसको इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन को मैं लिख सकूंगा। आई होप ये तो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वहां से लिख लीजिए। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ T1 T2 और T3 अगर एक साथ, T3 को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में, इसको कुछ काम नहीं है। सो जो मेरा इस डायरेक्शन में है इसको एक साइड में रखेंगे, तो क्या इस डायरेक्शन में मेरा T3 cos थीटा, देखिए T3 cos थीटा, और T1 भी मेरा ऐसे डायरेक्शन में, सो T1 इज इक्वल टू, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये रहा मेरा T2। ओके, इक्वेशन बनाइए। सो T3 cos थीटा एज इट इज, ओके, T2 को ऐसे रहने दीजिए, T1 को वहां पे शिफ्ट करिए, सो माइनस T1 cos थीटा, ओके, सो T2 माइनस T1 अपॉन T3। सो अगर मुझे एंगल पता चल जाएगा, अगर मुझे एंगल पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो ड्रॉप गिरा है सॉलिड सरफेस पे वो मेरा ऐसा स्प्रेड हो जाएगा या फिर ड्रॉपलेट बन जाएगा। जैसे कि मैंने बताया किसी भी सॉलिड सरफेस पे अगर लिक्विड गिरता है या तो वो स्प्रेड हो जाएगा या तो फिर वो क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट बन जाएगा। ड्रॉपलेट कब बनेगा, स्प्रेड कब होगा, वो डिपेंड करता है कि वो लिक्विड का सरफेस टेंशन कैसा है और एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अपॉन T3। ओके, अच्छा, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाटर है मेरा स्प्रेड हो चुका है, यहाँ पे वाटर मेरा क्या होता है, स्प्रेड हो चुका है। तो अगर मैं केस 1 लूं, केस 1 लूं, केस 1,
वाटर मेरा यहाँ पे क्या स्प्रेड हो चुका है, मतलब थीटा मेरा क्या हुआ अक्यूट है। इन दिस केस थीटा इज अक्यूट। अब थीटा अक्यूट मतलब मेरा थीटा क्या है 90 से लेस है, थीटा मेरा क्या है 90 से लेस है। हियर केस 1 थीटा इज अक्यूट, थीटा मेरा क्या है लेस है, थीटा मेरा अक्यूट है मतलब 90 से लेस है। अगर थीटा मेरा 90 से लेस है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना। cos 0 और cos 90 क्या होता है अक्यूट, 0 और 90 के बीच में क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा, है ना। 0 और 1 के बीच में cos मेरा क्या होता है नेगेटिव नहीं होता है, मेरा क्या होता है पॉजिटिव होता है। फिर से देखिए ये मेरा इक्वेशन है, इस केस में जो मेरा एंगल बन रहा है लिक्विड जो है स्प्रेड हो चुका है। अगर लिक्विड स्प्रेड होता है तो क्या होता है थीटा मेरा क्या बनता है अक्यूट एंगल बनता है। अब थीटा मेरा अक्यूट बन रहा है मतलब ये थीटा मेरा ये वाला थीटा cos थीटा शुड भी क्या होना चाहिए अक्यूट। अभी मेरा अक्यूट बनने के लिए नंबर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर मेरा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस केस में आप देखिए मेरा नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है और 0 और 1 के बीच में कभी हो सकता है। सोचिए सर मेरा नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है और मेरा 0 और 1 के बीच में कभी हो सकता है। If T2 is greater than T1, देखिए अगर मेरा T2 T1 से ज्यादा होता है तो नंबर देखिए मेरा पॉजिटिव रहेगा, नंबर मेरा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और अगर ये पूरा मेरा टर्म एंड T2 माइनस T1 लेस देन और इक्वल्स टू T3, है ना। देखिए अगर ये मेरा T2 माइनस T1 मेरा T3 से कम है मतलब 0 से कम आएगा। देखिए अगर ये पूरा वैल्यू T3 से कम है तो 1 से कम आएगा, सॉरी 1 से कम आएगा मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो मेरा थीटा क्या बन जाएगा अक्यूट बन जाएगा। फिर से सुनिए मेरा यहाँ पे थीटा जो है अक्यूट बन रहा है, जब लिक्विड मेरा स्प्रेड होता है तो थीटा मेरा क्या बन जाता है अक्यूट बन जाता है। अब थीटा मेरा अक्यूट बनने के लिए कुछ कंडीशन है। थीटा अगर मेरा अक्यूट होता है तो थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में होता है और सारे नंबर क्या होते हैं उसमें पॉजिटिव होते हैं, सारे नंबर क्या होते हैं पॉजिटिव। टू अचीव पॉजिटिव नंबर T2 इज ग्रेटर देन T1 तो ही मेरा पॉजिटिव नंबर आएगा। और क्या होना चाहिए ये नंबर जो है ये नंबर थीटा में ये पूरा नंबर क्या होना चाहिए 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। 0 से 1 के बीच में तभी आ सकता है when T3 is greater than T2 minus T1 when denominator is greater than numerator। अगर डिनोमिनेटर मेरा न्यूमरेटर से ज्यादा है तो मेरा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, then only theta should be lie between theta is acute। so this is the condition case 1। अब इसी में एक दूसरा केस है कि मेरा ड्रॉपलेट कब बनेगा, कि मेरा ड्रॉपलेट कभी बनेगा। तो अब ड्रॉपलेट के लिए आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, आइए वो डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, फटाफट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कंडीशन ये रहने वाली है, बस ये रहा मेरा सॉलिड सरफेस, ओके ये मेरा सॉलिड। अब मेरा ड्रॉप कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ओके ड्रॉप मेरा कुछ इस तरीके का बन गया, ओके सो ये रहा मेरा T3। so here is the angle is this one and this one is was T2 and this one is T1। वही T1 ये रहा मेरा सॉलिड, ये रहा मेरा लिक्विड और ये रहा मेरा एयर। तो T1 T2 T3 द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, वही सब कुछ लिखा हुआ है। तो अब इसको वापस से रिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का है। अब इस केस में मेरा थीटा क्या है ऑब्ट्यूस है। केस 2 थीटा क्या है मेरा, थीटा इज ऑब्ट्यूस। अब थीटा मेरा क्या है ऑब्ट्यूस है। अब आप सोच सकते हैं थीटा कब मेरा ऑब्ट्यूस होगा, थीटा मेरा ऑब्ट्यूस कभी होगा जब ये मेरा वैल्यू का क्या होगा नेगेटिव में होगा, ये वैल्यू क्या होगा मेरा नेगेटिव में होगा। अब सोचिए अब ये वैल्यू मेरा नेगेटिव में कभी हो सकता है, ये वैल्यू मेरा नेगेटिव में कभी हो सकता है व्हेन T2 is less than T1। when T2 is less than, देखिए अगर T2 का वैल्यू लेस होगा और T1 का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये वैल्यू कहां पे आएगा मेरा नेगेटिव में आएगा, ये वैल्यू कहां पे आएगा पूरा नेगेटिव में आएगा। एंड दिस होल टर्म इज लेस देन T3, T2 minus T1 is less than T3। तो ये कंडीशन होगा तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूस हो जाएगा, थीटा मेरा कैसा हो जाएगा ऑब्ट्यूस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा थीटा मेरा ऑब्ट्यूस, थीटा ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90 डिग्री। अब मोर देन 90 डिग्री मतलब थीटा मेरा क्या आंसर आने वाला है नेगेटिव आने वाला है। थीटा मेरा कैसा आएगा नेगेटिव, 0 और 1 के बीच में आएगा, 0 और 1 के ही बीच में आएगा।
थीटा मेरा ऑब्ट्यूस होगा तो मोर देन 90, 0 और 1 के बीच में होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या होगी, T2 इज लेस देन T1। T1 अगर बड़ा है तो नंबर मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 0 और 1 के बीच में रहना है तो डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। देखिए अगर इसका नंबर, अगर इसका वैल्यू बड़ा रहेगा इससे, तो ये तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना, 0 और 1 के बीच में ही आएगा। देखिए अगर सपोज कर लीजिए T2 माइनस T1 का वैल्यू है 4 और T3 अगर मेरा 5 है तो 4/5 करिए कितना आएगा, 0.8। तो 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है तो T3 ग्रेटर देन क्या मेरा 0.8 आएगा। अगर सपोज कर लीजिए T1 मेरा -4 आ रहा था तो ये क्या होता है माइनस, तो अचीव, मेरा इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा जब मेरा ऑब्ट्यूस होगा, जब थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस होगा, तो ये कंडीशन होगी। व्हाट इज द कंडीशन, T2 लेस देन T1 एंड दिस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सो दिस इज द केस नंबर 2। ओके, लिख लीजिए। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो साथ में लिख भी लीजिए, अगर नहीं बना रहे तो आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। अगर ये मुझे 0 रखना है एंगल, केस 3, अगर ये मुझे 0 रखना है, क्या अगर ये 0 रखना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, केस 3 T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3। देखिए अगर T2 माइनस T1 मेरा T3 के इक्वल हुआ तो cos थीटा मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा T2 माइनस T1 T3 के इक्वल, तो cos थीटा मेरा क्या आएगा, आंसर मेरा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अगर cos थीटा इक्वल टू मेरा 1 है तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इस टाइम का एंगल मेरा क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। अगर मुझे थीटा को 0 रखना है तो कैसे होगा, ये दोनों मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होगा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 1 बचेगा एंड cos थीटा 1 कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ओके, सो दिस इज द केस 3। केस 4 भी है। अगर क्या हुआ, अगर केस 4 if T2 minus T1 is greater than T3, अगर ये कंडीशन हुआ तो न्यूमरेटर मेरा क्या हो जाएगा, इससे बड़ा है, मतलब 1 से ज्यादा वैल्यू आएगा, 1 से ज्यादा वैल्यू cos थीटा, इट इज इम्पॉसिबल। थीटा cos थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और -1 टू 0 के बीच में। ओके, तो ये तो इम्पॉसिबल है ना, 1 के ऊपर जा रहा है। अगर ये 1 के ऊपर जाएगा, देखो T2 minus T1 ग्रेटर देन T3, सपोज कर लीजिए इसका वैल्यू है 5 और इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू कुछ आएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो ये 1 से बड़ा हो गया एंड दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट, छोटा सा टॉपिक था ये, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। ओके, अब इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए ये थियरी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक्चुअली में सरफेस टेंशन का डेली लाइफ में और क्या किससे रिलेट कर सकते हैं आप। Factors affecting an angle of contact. Affecting on angle of contact. दो चीजें, एक इम्प्योरिटी पे डिपेंड करता है, फर्स्ट वन इज इम्प्योरिटी, और दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ओके। देखिए अगर आप क्या मेरा वाटर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मेरा वाटर का सरफेस टेंशन जितना ज्यादा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वाटर का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, इसका सरफेस टेंशन कम होगा। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्जांपल बताऊं मैं आपको, टेम्परेचर ज्यादा दैट सरफेस टेंशन कम। सरफेस टेंशन कम का मीनिंग क्या हो गया, मतलब आपका लिक्विड जो है पतला है, और वो फैल रहा है। सरफेस टेंशन कम होने का मतलब वहां पे जो सरफेस पे जो टेंशन है वो कम है। अगर सरफेस पे टेंशन कम है तो क्या करेगा, वो फैलेगा। हमने क्या बोला था, सरफेस टेंशन क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। अगर सरफेस टेंशन मतलब पानी का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो मतलब फैला हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि जब आप चाय पीने बैठते हैं कभी भी, अगर थोड़ी देर चाय ना पीजिए तो उसके ऊपर देखिए मलाई जम जाती है,
जब चाय ठंडी होने लगती है ना तो वो क्या करते हैं लगता है अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है तो ऊपर एक मलाई जम जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़े रहता है तो वो पानी चाय क्या रहती है आपकी गर्म रहती है, और सरफेस टेंशन कैसा रहता है, मतलब वाटर क्या रहता है अपना पतला रहता है, वो दूर दूर रहता है, तो वो क्या करता है कलेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए उसके ऊपर मलाई नहीं जमती है। आपने देखा भी होगा जो ठंडा दूध होता है उसके अंदर मलाई नहीं जमती है, जो गर्म दूध होता है उसके अंदर मलाई जमती है। क्यों? क्योंकि जब मेरा सरफेस टेंशन मतलब जैसे कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर मेरा टेम्परेचर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन मेरा कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो कैसा करेगा, एकदम ऐसे मतलब दूर दूर तक जाएगा। और जैसे दूध ठंडा होने लगता है धीरे धीरे धीरे, जब दूध गर्म होने के बाद जब दूध ठंडा होने लगता है तो देखिए उसके ऊपर मलाई जम जाती है। क्यों जम जाती है कि सर मेरा टेम्परेचर कम हो चुका है और सरफेस टेंशन मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करने लगेगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करने लगेगा ऊपर एक क्या जम जाएगी, मलाई जम जाएगी। ओके, थोड़ी सॉरी इनिशियली मैंने सेंटेंस में गलती बोल दी। ओके, तो जैसे जैसे मेरा सरफेस टेंशन बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर मेरा कम होगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर टेम्परेचर ज्यादा है तो लिक्विड मेरा क्या है, पतला है, चाय वाला हो एग्जांपल याद रखिए। और डिपेंड करता है उसकी इम्प्योरिटी पे। जैसे कि देखिए आपका कपड़े जो है गंदे होते हैं तो कपड़े आप नॉर्मल पानी में धोइए तो साफ नहीं होते, तो एक काम करिए आप उस देखिए आप कोई निरमा पाउडर वगैरह डाल देते हैं तो वो क्या करता है, पानी को क्या करता है, पतला कर देता है। वो पानी को क्या करता है, पतला करता है। और जैसे ही पानी मेरा पतला हो गया तो वो जो धागे होते हैं जिन धागों से हमारा कपड़ा बना होता है वो हर एक कोने तक पहुंच जाता है और वहां से गंदगी को निकाल लेता है। इसीलिए कपड़े वगैरह को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, एक निरमा पाउडर ऐसा कुछ मिलाया जाता है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे आपकी बुक में एग्जांपल दिए हुए आप याद भी कर सकते हैं। ओके, तो मेनली डिपेंड करता है मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट, इम्प्योरिटी और टेम्परेचर पे। ओके, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है लेक्चर तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में या फिर मैं कमेंट में आंसर करने का ट्राई करूंगा। अगर डाउट आपका बड़ा हुआ तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर कवर करूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल।